हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मेरा नाम है शिवांग भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक 3 का चैप्टर 8, जिसका नाम है कोलोनियलिज्म एंड करते हैं। चैप्टर का नाम है कोलोनियलिज्म एंड द कंट्रीसाइड और हमेशा की तरह शुरू करते हैं चैप्टर के नाम के मतलब से। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है जब एक फॉरेन पावर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल एक दूसरे देश पर जमा ले। इस केस में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस था पैसा बनाना, और ये पैसा सबसे ज़्यादा आता था गाँव से, खेती से और किसानों से। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने अपने नए रेवेन्यू सिस्टम्स बनाए, जहां उन्होंने हर गांव से टैक्स कलेक्ट करने के तरीके फिक्स किए। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट, मद्रास और बॉम्बे में रैयतवाड़ी सिस्टम और नॉर्थ वेस्ट में महलवाड़ी सिस्टम। और इसी को समझने के लिए एनसीईआरटी हमें 3 केस स्टडीज देता है। पहली बंगाल की कहानी, जहां हम देखेंगे जमींदार्स और ज्योतिदार्स के बीच की पॉलिटिक्स और परमानेंट सेटल का इफेक्ट। दूसरी राजमहल हिल्स की, जहां हम बात करेंगे पहाड़ी लोगों की और नए संथल सेटलर्स कैसे वहां लाए गए। और तीसरी डेक्कन की कहानी, जहां कॉटन कल्टीवेशन, कर्ज और अल्टीमेट एक्सप्लॉयटेशन ने किसानों को दंगे फसाद करने पर मजबूर कर दिया। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें ग्राउंड लेवल पे ये दिखाता है कि कोलोनियलिज्म सिर्फ एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज नहीं था, बल्कि उसने हर गांव, हर खेती और हर इंसान की दुनिया को डायरेक्टली अफेक्ट किया था। तो अब शुरू करते हैं पहली केस स्टडी, बंगाल और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें उन्होंने जमींदार्स को हेरिडिटरी लैंड ओनर मान लिया। मतलब जमींदार्स के पास ऑफिशियली लैंड का हक था और वो किसानों से रेंट कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन साथ ही उन पे एक बड़ी कंडीशन लगाई गई कि हर साल एक फिक्स्ड रेवेन्यू ब्रिटिश कंपनी को उनको देना होगा। और अगर जमींदार टाइम पे रेवेन्यू नहीं दे पाया तो सनसेट लॉ कहता था कि शाम होने से पहले तक अगर पैसा नहीं दिया तो आपकी जमीन सीधा ऑक्शन में चली जाएगी। कंपनी का मेन मकसद सिंपल था, उनको एक स्टेबल गारंटेड इनकम चाहिए थी जो उनके आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को फंड कर सके। साथ ही उन्हें एक लॉयल क्लास ऑफ जमींदार बनानी थी जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में खड़े रह सके। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हुए। जमींदार्स के ऊपर एक हैवी बर्डन आ गया। रेवेन्यू उनके लिए फिक्स था, चाहे फसल हो या ना हो, चाहे किसान रेंट दे या ना दे। रिजल्ट, कई जिम्मेदार डिफॉल्ट कर गए और अपनी जमीन खो बैठे। तो थियोरेटिकली सिस्टम नीट लगता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जमींदार्स की पोजीशन वीक होने लगी। अब देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट का ग्राउंड लेवल इफेक्ट। एक एग्जाम्पल है बर्दवान ऑक्शन। बर्दवान बंगाल का एक बहुत बड़ा जमींदार था, लेकिन जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो जमींदार्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसा कि मैंने बताया, उन्हें फिक्स्ड रेवेन्यू चुकाना था, चाहे फसल हो या ना हो। अब मॉनसून खराब हुआ और किसान रेंट देने से कतराए, और रेवेन्यू डिमांड वैसे ही बहुत ज़्यादा थी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? कई जमींदार फॉल्ट कर गए और ब्रिटिशर्स ने सनसेट लॉ के अंडर उनकी ज़मीन ऑक्शन कर दी। और बर्दवान के केस में तो पूरी ज़मीन के कई हिस्से हिस्से करके ऑक्शन हुआ। और ये लैंड खरीदा किसने? बर्दवान के राइवल्स ने, मर्चेंट्स ने, मनी लेंडर्स ने और नए नए अर्बन एलीट ने। मतलब जहां पहले जमींदार ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग फैमिली से आते थे, अब नए नए प्लेयर्स भी सीन में आ गए। ये एग्जाम्पल क्लियर दिखाता है कि परमानेंट सेटलमेंट का एक बड़ा फ्लॉ था। जमींदार्स को लगान देना ही देना है, चाहे उनकी कैपेसिटी हो या ना हो। तो अब बंगाल कंट्री साइड में एक नया एक्टर एंटर करता है, ज्योतिदार्स। ज्योतिदार्स बेसिकली रिच पेजेंट्स थे। उनके पास खुद की बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती थी और वो गांव के अंदर काफ़ी पावरफुल होते थे। परमानेंट सेटलमेंट के बाद जब जमींदार्स एक के बाद एक डिफॉल्ट कर रहे थे, तब ज्योतिदार्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। कैसे? वो किसानों को लोन देते थे और उनकी फसल खरीदते थे। जब जमींदारी एस्टेट्स ऑक्शन में जाते थे तो वो उसी लैंड को खरीद भी लेते थे। और धीरे धीरे गांव की मार्केट, ट्रेड और ग्रेन स्टोरेज सब उनके कंट्रोल में आने लगा। इसी वजह से जमींदार्स की अथॉरिटी वीकन हुई और बंगाल का रूरल पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ज्योतिदार्स कभी कभी किसानों का सपोर्ट भी करते थे अगेंस्ट जमींदार्स, लेकिन ज़्यादातर उनका मकसद होता था अपना कंट्रोल और प्रॉफिट बढ़ाना। 19th सेंचुरी के बंगाल में ज्योतिदास एक नए रूरल एलीट बन गए जो डायरेक्टली जमींदार्स की पावर को चैलेंज करते थे।
और अगली स्लाइड में हम यही देखेंगे कि ज़मींदार्स ने इस नए सिचुएशन को फेस करते हुए क्या रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज अपनाई। अब तक हमने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद कई ज़मींदार अपनी ज़मीन खो बैठे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बस चुपचाप सिस्टम के शिकार बन गए। ज़मींदार्स ने भी अपने तरीके से रेजिस्ट किया। सबसे कॉमन ट्रिक थी फिक्टिशियस सेल, मतलब जब उनकी ज़मीन ऑक्शन में गई तो उन्होंने अपने ही रिश्तेदार या एजेंट्स के नाम पे लैंड खरीदवा ली। इस तरह से ज़मींदार टेक्निकली ज़मीन लूज कर गए, लेकिन प्रैक्टिकली उनका कंट्रोल बना रहा। दूसरा, ज़मींदार अपने लॉयल फार्मर्स को मोबिलाइज करते थे। जब कोई आउटसाइडर लैंड खरीदने के लिए गांव में आता था तो फार्मर्स उनके साथ कॉपरेशन ही नहीं करते थे और नए बायर के लिए फसल कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। कई जमींदार अपना लोकल इन्फ्लुएंस यूज करके रेवेन्यू के पेमेंट्स डिले करवा लेते थे या फिर रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर लेते थे। रिजल्ट क्या होता था कि कई जमींदार ने अपनी लॉस्ट एस्टेट वापस ले ली। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद जमींदार अपने गांव में इज्जत और सोशल रिस्पेक्ट बना के रख पाए। इससे एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि जमींदार पैसिव नहीं थे, बल्कि कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रैटेजीज निकालते रहे। अब बंगाल की कंट्री साइड को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ 1813। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को एक्सप्लॉइट तो कर रही है, लेकिन ब्रिटेन को उसका प्रॉपरली फायदा नहीं हो पा रहा। पार्लियामेंट ने कहा हमें प्रूफ चाहिए और हमें डिटेल्स भी चाहिए। और इसी के रिस्पॉन्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने अपनी रिपोर्ट्स भेजना शुरू किया। तो फिफ्थ रिपोर्ट सबसे फेमस इसलिए थी क्योंकि इसमें आपको मिलेगा डिटेल्ड डेटा रेवेन्यू कलेक्शन का और केस स्टडीज कि कैसे जमींदार ने ऑक्शन फेस किया और किसानों की सिचुएशन और उनकी स्ट्रगल्स। ये रिपोर्ट हमें एक इनवैल्यूएबल सोर्स देती है क्योंकि ये उस जमाने के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अब इसमें एक कैच भी है। ये रिपोर्ट्स कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से लिखे गए थे, मतलब कई बार जमींदार को करप्ट दिखाया गया ताकि कंपनी को ब्लेम किया जा सके या पार्लियामेंट को कन्विंस किया जा सके। तो हिस्टोरियंस के लिए ये फिफ्थ रिपोर्ट एक बहुत यूजफुल सोर्स है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि एक काफ़ी बायस्ड डॉक्यूमेंट भी है। तो अगला केस स्टडी बंगाल से हटकर हमें ले जाता है राजमहल हिल्स, जहां हम देखेंगे पहाड़ी लोग और संथल सेटलर्स की कहानी। तो अब जब बंगाल से थोड़ा दूर चलते हैं राजमहल हिल्स की तरफ, जहां एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी जिसे कहते थे पहाड़ियास। पहाड़ियास अपने आप में एक क्लोज कम्युनिटी थे। उनका पूरा जीवन हिल्स और फॉरेस्ट के आसपास घूमता था। ये लोग खेती करते थे, लेकिन नॉर्मल खेती नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन, जिसमें एक जगह कुछ टाइम खेती करते थे, फिर उसको छोड़ देते थे और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। उनका सर्वाइवल सिर्फ खेती से नहीं होता था, जंगल से फूड, फ्यूल और ग्रेसिंग लैंड मिलता था। और कई बार वो प्लेन्स पे रेड करके भी अपना गुजारा करते थे। पहाड़ियाज की सोसाइटी सिंपल थी, स्मॉल सेटलमेंट्स, किन बेस्ड ग्रुप्स और एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी जो इनसे इंसेपरेबल थी, उनकी राजमहल हिल्स से। अब लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स के नज़रिए से पहाड़ियाज एक ऑब्स्टिकल थे। उन्हें लगता था कि ये लोग कल्टीवेशन एक्सपैंड करने और रेवेन्यू कलेक्ट करने के रास्ते में हमेशा रुकावट हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया, ब्रिटिशर्स के लिए पहाड़ियाज एक प्रॉब्लम थे। उन्हें लगता था कि ये लोग वाइल्ड हैं और रेवेन्यू और सेटल्ड एग्रीकल्चर के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो 1770s में उन्होंने पहला कदम उठाया। मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजे गए जिसमें पहाड़ियाज को सप्रेस करने और एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। और ये पॉलिसी काफ़ी वॉयलेंट थी। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने एक दूसरा अप्रोच अडॉप्ट किया। उन्होंने पहाड़िया चीफ्स को स्मॉल अलाउंसेस और सब्सिडीज देना शुरू किया, बस इस कंडीशन पर कि वो प्लेन्स में रेड्स करना बंद कर दें। साथ ही उन्हें इनकरेज किया गया कि वो अपने डिफाइंड हिल एरियाज में ही सेटल हो जाएं। रिजल्ट क्या निकला? पहाड़ियाँ धीरे धीरे अपने फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड से मार्जिनल हिल्स ट्रैक्ट में पुश कर दिए गए। जो रिसोर्सेज उनके सर्वाइवल का बेस थे, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और ग्रेजिंग लैंड्स, उनसे वो वंचित हो गए। अब ब्रिटिशर्स के लिए तो ये पैसिफिकेशन था, लेकिन पहाड़ियाँ के लिए ये था मार्शलाइजेशन और पोवर्टी। तो अब देखते हैं कैसे ब्रिटिशर्स ने संथल्स को नए सेटलर्स के रूप में राजमहल हिल्स में बसाया। 1830s के आसपास कंपनी का एम था कि एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो ताकि रेवेन्यू बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने एक नया रीजन डेजिग्नेट किया, दामिनी को, जो राजमहल हिल्स के पास था।
संथल्स को यहाँ बुलाया गया क्योंकि उन्हें माना जाता था कि वो बहुत हार्ड वर्किंग कल्टीवेटर्स हैं। उन्हें इंसेंटिव भी दिए गए, जैसे सस्ती लैंड, लो रेंट्स और सेटलमेंट का अश्योरेंस। रिजल्ट क्या निकला कि संथल्स ने फॉरेस्ट क्लियर करके लार्ज स्केल कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ और रेवेन्यू फ्लो सिक्योर हुआ। लेकिन इसका दूसरा साइड भी था। पहाड़ियाज और ज़्यादा मार्जिनल एरियाज में पुश कर दिए गए क्योंकि उनके फॉरेस्ट और पास्चर्स संथल के खेतों में बदल गए। ग्रेजुअली संथल्स एक सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी बन गए जो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश करते गए। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हो, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ज़्यादा टैक्सेस, मनी लेंडर्स और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम के अगेंस्ट एक बड़ा विद्रोह भी किया, जो हिस्ट्री में फेमस है, संथल रिवोल्ट ऑफ 1855-56। तो संथल्स को ब्रिटिश ने दामिनी कोम में बसाया था फार्मिंग एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन 20-25 साल के अंदर ही उनके लिए सिचुएशन अनबेयरेबल हो गई। जमींदार उनसे रेंट और टैक्सेस डिमांड करते थे, मनी लेंडर्स उनको लोन के चक्कर में फंसाते थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स और पुलिस उन्हें हर जगह एक्सप्लॉइट करते थे। 1855-56 में संथल्स ने डिसाइड किया कि अब बस। सिद्धू और कान्हू मुर्मू की लीडरशिप में उन्होंने एक बड़ा रिवोल्ट शुरू किया। हजारों संथल्स एक साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने जमींदार, मनी लेंडर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को टारगेट किया। रेलवे लाइन्स तोड़ दिए गए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जलाई गई और मनी लेंडर्स के घर लूट लिए गए। लेकिन जैसे आमतौर पे होता है, ब्रिटिशर्स ने इसको वॉलेंट रिप्रेशन के साथ क्रश किया। आर्मी भेजी गई और थाउजेंड्स ऑफ संथल्स मारे गए। इसके बाद एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट शुरू किया गया, संथल परगना, जहां संथल्स को एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी के रूप में ट्रीट किया गया। ये उनकी रिवोल्ट का रिजल्ट था और उनकी आइडेंटिटी हिस्ट्री में स्ट्रांगली रजिस्टर हो गई। कॉलोनियल कंट्री साइड के बारे में हमें एक और सोर्स मिलता है, फ्रांसिस ब्यूकनन के अकाउंट्स। ब्यूकनन एक स्कॉटिश डॉक्टर थे, लेकिन उनका असली काम था सर्वे करना। 1800s की शुरुआती सालों में उन्होंने बंगाल, बिहार और ईस्टर्न इंडिया में ट्रैवल करके हर चीज़ नोट की कि किस तरह का एग्रीकल्चर होता है, कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और लोगों के लोकल कस्टम्स और सोशल प्रैक्टिसेस भी क्या हैं। तो उनके सर्विस कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल थे क्योंकि ब्रिटिशर्स को डिटेल में जानना होता था कि लैंड और लोगों से रेवेन्यू कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन एक इसकी लिमिटेशन भी थी। ब्यूकनन एक कॉलोनियल ऑफिशियल थे, तो नेचुरली उनका लेंस बायस था। इंडियन सोसाइटी को वो अक्सर बैकवर्ड कहते थे और सोचते थे कि ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म से ही इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। फिर भी हिस्टोरियंस के लिए उनके अकाउंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं क्योंकि उन्होंने बहुत माइक्रो लेवल डिटेल कलेक्ट की थी। अगला की स्टडी हमें ले जाता है बंगाल और बिहार से दूर, डेक्कन, जहाँ किसानों ने अपने ही तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाया, फेमस एज द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875। डेक्कन का मेन क्रॉप था कॉटन, जो डायरेक्टली ग्लोबल ट्रेड से लिंक्ड था। अब ब्रिटिशर्स के टाइम में यहाँ रेवेन्यू सिस्टम था रैयतवाड़ी। इसमें हर किसान यानी रैयत को डायरेक्टली स्टेट के साथ डील करनी पड़ती थी। मतलब जमींदार बीच में नहीं थे, लेकिन प्रेशर और बड़ा था। रेवेन्यू डिमांड हाई थी और चाहे क्रॉप फेल हो या फेमाइन आए, लगान हमेशा फिक्स रहता था। दूसरा इशू था इनडेटनेस यानी कर्जदारी। कॉटन का कल्टीवेशन ज़्यादातर क्रेडिट पे होता था, यानी लोन पे होता था, और ये क्रेडिट देते थे मनी लेंडर्स। लेकिन वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थे। इंटरेस्ट रेट स्काई हाई और डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे क्लॉज लिख देते जो किसान कभी बेचारे समझ ही नहीं पाते। और जब फैमाइन आया, कॉटन के दाम गिर गए और रेवेन्यू कलेक्शन टाइट रहा, तो किसानों का गुस्सा फट पड़ा। और 1875 में इसी गुस्से ने शेप लिया एक मूवमेंट का, जिसे हम कहते हैं डेक्कन राइट्स। 1875 में जब सिचुएशन अनबेरेबल हो गई, तो डेक्कन के किसानों ने अपना गुस्सा ओपनली दिखाया। उन्होंने अपना टारगेट बनाया मनी लेंडर्स को। पूना और अहमदनगर के आसपास के गांवों में किसान ग्रुप्स बना के गए और मनी लेंडर्स के घरों पे अटैक किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, उनका मेन मकसद लूट या दंगे फसाद नहीं थे। उन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज़ को टारगेट किया और वो थे डेट बॉन्ड्स और अकाउंट बुक्स। ये बॉन्ड्स यानी दस्तावेज वो कागज थे जिसमें मनी लेंडर्स लिखते थे कि किसान कितना कर्ज में है। तो लीगल तौर पे ये कागज ही प्रूफ था और इसी के बेसिस पे मनी लेंडर्स किसान की फसल, जमीन, यहाँ तक कि घर भी क्लेम कर सकते थे। तो किसानों ने डिसाइड किया कि अगर ये कागज ही जला दिए जाएं, तो उनके ऊपर जो कर्ज है वो एविडेंस उसका खत्म हो जाएगा। और वही हुआ, थाउजेंड्स ऑफ बॉन्ड्स और रिकॉर्ड्स जला दिए गए।
इस तरह के अटैक्स क्विकली स्प्रेड हो गए अक्रॉस द डेक्कन। कि रिवोल्ट का मेन फोकस था मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पे डायरेक्ट अटैक कंपैरेटिवली कम था, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट बड़ा था, क्योंकि इसने दिखाया कि किसान ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने इकोनॉमिक एक्ट ऑपरेशंस को चैलेंज कर सकते हैं। अब समझते हैं कि डेक्कन में किस रेवेन्यू सिस्टम की वजह से किसानों का बर्डन और ज़्यादा बढ़ा। ये था रैयतवाड़ी सिस्टम। अर्ली 19th सेंचुरी में थॉमस मनरो ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, स्पेशली मद्रास और बॉम्बे में। इसमें जमींदार्स को साइड कर दिया गया और रेवेन्यू डायरेक्टली हर एक कल्टीवेटर यानी रैयत से कलेक्ट किया जाने लगा। साउंड्स फेयर एट फर्स्ट, राइट? लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत हार्श थी। रेवेन्यू रेट्स डिसाइड करते थे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, जो क्रॉप टाइप, सॉइल क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के बेस पर असेसमेंट करते थे। पर उनकी डिमांड हमेशा काफ़ी हाई होती थी, और जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो ये था, चाहे फसल हो या ना हो, फेमाइन आए या सूखा पड़े, रैयत को रेवेन्यू देना ही पड़ता था। और इसके पीछे एक थ्योरी भी थी, डेविड रिकार्डो का लॉ ऑफ रेंट। अब रिकार्डो का कहना था कि जैसे जैसे कल्टीवेशन एक्सपैंड होता है, लैंड का प्रोडक्टिविटी हमेशा रेंट जनरेट करेगा। मतलब उन्होंने अज्यूम कर लिया कि एग्रीकल्चर हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगा। लेकिन इंडिया की रियलिटी क्या थी? सूखा पड़ना, मॉनसून फेलियर्स और क्रॉप फ्लक्चुएशंस, उन चीज़ों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। और रिजल्ट ये हुआ कि डेक्कन के राइट्स पर हैवी बर्डन आ गया, और वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो गए कर्जदारी के लिए। अब समझते हैं कि डेक्कन के किसान इतने ज़्यादा इंडेटेड क्यों हो गए थे। पहली बात, ब्रिटिश ने रेवेन्यू कलेक्शन को कैश में कंपलसरी कर दिया था। मतलब अब आप फसल का कुछ हिस्सा नहीं दे सकते, आपको रुपए चाहिए ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसान के पास कैश का सोर्स ही नहीं था, तो उन्हें मजबूरन मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था। और मनी लेंडर्स ने भी इस बात का खूब फायदा उठाया। उन्होंने लोन्स दिए, लेकिन बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे। और लोन देने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज बनाए जाते थे, उसमें ऐसे ऐसे क्लॉज लिखे जाते थे जो एक आम किसान बेचारा समझ ही नहीं पाता था। फिर जब रीपेमेंट का टाइम आता था, तो मनी लेंडर्स उनके क्रॉप्स, लैंड्स या केटल तक सीज कर लेते थे। रिजल्ट, किसान एक परमानेंट साइकिल ऑफ डेट में फंस गए। फसल से जो कमाते, उसका एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट और रीपेमेंट में चला जाता था, और इसी वजह से उनकी पॉवर्टी और इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ती गई। और इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ 1875 में उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, जो हमने डेक्कन राइट्स के एग्जाम्पल में देखा। 1860s में डेक्कन के किसानों के सामने एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आई, अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से। जब सिविल वॉर चल रहा था 1861 से 65 के बीच, तब अमेरिका से कॉटन का सप्लाई ब्रिटेन को मिलना बंद हो गया, और जो ब्रिटेन के टेक्सटाइल मिल्स थे, उनको अर्जेंटली रॉ कॉटन चाहिए था, और उनकी नज़र सीधा इंडिया पर पड़ी। रिजल्ट, इंडियन कॉटन के दाम स्काई हाई हो गए। डेक्कन के किसानों ने सोचा कि ये उनके लिए गोल्डन चांस है। उन्होंने अपनी लैंड पे कॉटन का कल्टीवेशन एक्सपैंड कर दिया, और कॉटन ग्रो करने के लिए उन्हें लोन्स लेने पड़े, बुलॉक्स, सीड्स और ज़्यादा लैंड के लिए। और मनी लेंडर्स ने हैप्पीली क्रेडिट प्रोवाइड किया। अब शुरू में तो ये सिस्टम काफ़ी प्रॉफिटेबल था, कॉटन के दाम उन्हें हाई रिटर्न्स दे रहे थे, लेकिन फ़ायदा सिर्फ टेम्पररी था। जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ, अमेरिकन कॉटन वापस मार्केट में आ गया, और इंडियन कॉटन के प्राइसेस वापस क्रैश कर गए। अब जो किसान लोन लेके कॉटन ग्रो कर रहे थे, वो एक डेट ट्रैप में फंस गए। रेवेन्यू देना था, इंटरेस्ट देना था, और मार्केट प्राइसेस गिर गए। मतलब उनके लिए सिचुएशन और ज़्यादा डेस्परेट हो गई। और इसी क्राइसिस ने 1875 के डेक्कन राइट्स को फ्यूल दिया। डेक्कन के किसानों के लिए ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, क्योंकि बूम के दौरान उन्होंने लोन्स लिए थे, सीड्स, ब्लॉक्स, लैंड एक्सपैंड करने के लिए। कॉटन बेच के वो लोन चुका देंगे, ये उनका कैलकुलेशन था। लेकिन प्राइसेस क्रैश होने के बाद लोन रिपे करना इम्पॉसिबल हो गया। अब इंटरेस्ट रेट एक्यूमुलेट होने लगा, रेवेन्यू डिमांड वही हाई थी, और किसान एक और ज़्यादा डीप डेट ट्रैप में फंस गए। उनका गुस्सा नेचुरली उन्हीं लोगों पर निकलना था जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव थे, मनी लेंडर्स। इसीलिए 1875 में उन्होंने उनके घरों पर अटैक किया, बॉन्ड्स और अकाउंट्स बुक्स जला दिए, जो हमने डेक्कन राइट्स के फॉर्म में देखा। यह एपिसोड एक और इम्पॉर्टेंट बात समझाता है कि इंडियन किसान ग्लोबल मार्केट्स के फ्लक्चुएशंस के डायरेक्ट शिकार बन गए थे। एक वॉर अमेरिका में हुआ, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके गांव की खेती पर पड़ा।
1875 के डेक्कन राइट्स ने ब्रिटिशर्स को हिला दिया। उन्हें लगा कि अगर पेजेंट्स के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो ऐसे दंगे फसाद और बड़े स्केल पर हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने एक इंक्वायरी बनाई, डेक्कन राइट्स कमीशन 1878। कमीशन का मेन पर्पस था कि ये समझना कि ये राइट्स क्यों हुए, और उन्होंने ओपनली ये एक्सेप्ट किया कि पेजेंट्स हेविली इंडेटेड थे और मनी लेंडर्स उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे हाई इंटरेस्ट रेट्स, कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड्स और अनफेयर क्लॉजेस के थ्रू। कमीशन ने सजेस्ट भी किया कि लेंडिंग प्रैक्टिसेस को रेगुलेट किया जाए और रेवेन्यू डिमांड थोड़ी रियलिस्टिक रखी जाए। लेकिन एक बात याद रखनी यहाँ पे ज़रूरी है, कमीशन भी एक कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन था, मतलब उसका फ्रेमिंग हमेशा ब्रिटिश इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता था। रेवेन्यू का कोर स्ट्रक्चर उन्होंने कभी चैलेंज किया ही नहीं। फिर भी हिस्टोरियंस के लिए ये कमीशन एक बहुत वैल्यूएबल सोर्स है, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पेजेंट्स की कंडीशन और कॉलोनियल पॉलिसीज के फ्लॉज क्लियरली समझ आते हैं। तो अब क्विकली इस चैप्टर को रिकैप करते हैं। बंगाल में ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। जमींदार पहले पावरफुल थे, लेकिन फिक्स्ड रेवेन्यू बर्डन की वजह से उनका कंट्रोल कमजोर हुआ। इस गैप को फिल किया ज्योतिदार्स ने, जो नए रूरल एलीट बन गए। फिफ्थ रिपोर्ट हमें इस सिस्टम की एक डिटेल्ड पिक्चर देता है, लेकिन याद रखिए वो कॉलोनियल बायस के साथ लिखी गई थी। राजमहल हिल्स में पहाड़ियंस को ब्रिटिशर्स ने मार्जिनलाइज किया और संथल्स को दामिनिको में सेटल कराया। जब एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा तो उन्होंने 1855-56 में रिवोल्ट किया, जिसका रिजल्ट था संथल परगना का क्रिएशन। डेक्कन में रैयतवाड़ी सिस्टम और कैश रेवेन्यू ने किसानों को मनी लेंडर्स के ट्रैप में धकेला। कॉटन बूम के बाद क्रैश ने उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी। रिजल्ट हुआ 1875 के डेक्कन राइट्स, जहां किसानों ने बॉन्ड्स चला दिए और अपना गुस्सा दिखाया। ब्रिटिशर्स ने इंक्वायरी के लिए डेक्कन राइट्स कमीशन बनाई, जिससे हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे बड़ी बात, कॉलोनियलिज्म ने कंट्री साइड को अंदर तक बदल दिया, लेकिन पेजेंट्स सिर्फ विक्टिम नहीं थे, वो अपने तरीके से रेजिस्ट, अडैप्ट और नेगोशिएट करते रहे। और हमें ये समझना चाहिए कि जो रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, रिपोर्ट्स, सर्वेस, कमीशंस, वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, पर हमेशा एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के फिल्टर के साथ लेके गए हैं। और इसी से हमें क्लियर समझ आता है कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ एक राजनीतिक सिस्टम नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस था जिसने गांव, खेती और किसानों की ज़िंदगी को हर लेवल पर इफेक्ट किया। तो ये था हमारा 8th चैप्टर, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स योर वे टू सपोर्ट द चैनल। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू